Good evening, everyone. I think my voice is clear and audible to everyone. हेलो वैष्णव, कप्सा वैष्णव नाम लिखा आ रहा है। ओके, सो नमस्कार सभी को एक बार फिर से। तो आज का जो लेक्चर है वो क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो है क्लास 11th का, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो चैप्टर आप 9th में पढ़ते हो मोशन, उसी का थोड़ा एडवांस टाइप होता है ये, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको हम लोग वन डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल मोशन। 1D मोशन भी इसको बोला जाता है। 1D, डी का मतलब यहां पे हो गया वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन होता है ये। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोल दिए या 1D बोलिए, दोनों एक ही चीज है। आप चाहे मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो, 1D बोल सकते हो, दोनों की दोनों क्या है? एक ही बात है। ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब अगर बात करें क्या होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं मोशन। तो व्हाट इज द मोशन? सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ बात है मोशन क्या होता है। मोशन, मोशन क्या है? यहां पे 2 वर्ड की मैं बात करता हूं हमेशा साथ में, एक मोशन, दूसरा होता है रेस्ट। दीज टू आर रिलेटिव वर्ड। दीज टू आर रिलेटिव वर्ड। जब मेरे से कोई पूछता है मोशन, तो मैं बोलता हूं कि मोशन एक्चुअली ऐसा कुछ कोई वर्ड नहीं है। एक्चुअली मोशन कोई चीज नहीं है। नहीं तो कोई चीज मोशन में होती है, नहीं भी कोई चीज रेस्ट में होती है। डिपेंड करती है कि आप किसके रेस्पेक्ट में बात करते हो, किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो। तो मोशन एंड रेस्ट, दीज टू आर रिलेटिव वर्ड। ये दो क्या है? रिलेटिव वर्ड है। इफ आई से राइट नाउ यू आर सिटिंग, दैट मीन्स यू आर इन रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ। विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ यू आर इन रेस्ट। बट विथ रेस्पेक्ट टू सन, earth is moving. With the earth you are also moving. That means with respect to sun you are in motion. So same object can be in rest, same object can be in motion. So these two things depend on frame of reference. One word that is very important here, that is frame of reference. फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि अपन जो ऑब्जेक्ट का मोशन डिफाइन कर रहे हैं वो किसके रेस्पेक्ट में है, वो किसके रेस्पेक्ट में है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट का रेस्पेक्ट का मुझे पता है तो मैं एक्चुअली उस चीज को डिफाइन कर सकता हूं, सही से उस चीज को डिफाइन कर सकता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा या रेस्ट में होगा। ठीक है, तो अब क्या होता है मोशन के डिफाइन में करना चाहूं तो मोशन मीन्स व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट पोजीशन विथ टाइम। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट पोजीशन विथ टाइम इन गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, सो दैट इज नोन एज motion. When object change its position with time in given frame of reference, that is known as motion. And अगर इसी का पूछता है rest, तो when object not change its position with time in given frame of reference. दी एनए का ऑप्शन आ रहा है कि एनडीए का पूरा सिलेबस कराओगे क्या? हाँ बिल्कुल, एनडीए का पूरा सिलेबस होगा।
अभी एक टॉपिक मैंने कराया है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग पूरा का पूरा क्या करना है, एनडीए कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, एक भी टॉपिक एनडीए का पीछे नहीं छूटेगा, आपका पूरा कोर्स हम लोग एनडीए का करने वाले हैं। ठीक है दी, यानी कंप्लीट सिलेबस होगा एनडीए का मैथ्स के लिए। अब यहां पे देखो दो चीजें हमने पढ़ ली, मोशन और रेस्ट। ठीक है, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, दैट इज नोन एज मोशन। और कोई भी ऑब्जेक्ट गिवन टाइम में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है इन गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज नोन एज द रेस्ट। तो दैट मीन्स मोशन एंड रेस्ट, दीज टू आर रिलेटिव वर्ड, नॉट एब्सोल्यूट वर्ड। ये एब्सोल्यूट वर्ड नहीं है, ये दोनों क्या है, रिलेटिव वर्ड है। ठीक है, तो ये बात होगी अपने मोशन की और रेस्ट की। अब हम बात करते हैं आगे, जब मोशन पढ़ते हैं, 1D पढ़ते हैं, तो यहां पे दो टाइप का मोशन हम लोग कई बार डिस्कस करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। टाइप ऑफ मोशन की बात करें, टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन में देखेंगे तो यहां पे दो टाइप का मोशन होता है, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, एंड सेकंड आपका होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, When object travel equal distance in equal time interval, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, दैट इज नॉन एज यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, दैट इज नॉन एज यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा अगर बात करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट नॉट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, दैट इज नॉन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ गई बात कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। इस चैप्टर का अगला पार्ट जो है, वो पढ़ाने से पहले मैं दो चीज आपको बताऊंगा कि टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसमें दो चीजें आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, वेक्टर एंड स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर एंड स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मैं आगे डिफाइन करूंगा कि डिस्प्लेसमेंट कौन सा टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है, what is the distance, what is the displacement, what is the major difference between these two quantities, what is the ratio of displacement and distance. So all things we can define very well if we know vector and scalar. So there are two kind of physical quantity, two kind of physical quantities. Number one कौन सी है, नंबर वन कौन सी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। एक है वेक्टर, दूसरा है सेकेंड वन इज स्केलर, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा आपका है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर क्या होती है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। अगर फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़े, हमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़े, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और physical quantity which has only or only magnitude, no direction, there is no defined direction, that is known as scalar quantity, उसको बोलते हैं scalar quantity। अब वेक्टर के बारे में पूरा आपका एक चैप्टर है, तो हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन ए प्लेन, अगला जो टॉपिक होगा मोशन इन ए प्लेन, तो उसमें मैं पूरा आपको वेक्टर एक्सप्लेन करूंगा कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो सारे रूल्स जो है वेक्टर्स के वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोशन इन ए प्लेन के अंदर पढ़ेंगे।
इस चैप्टर के अंदर हम बेसिक चीजें पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मींस विच हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, दैट इज नोन एज द वेक्टर, एंड स्केलर फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली और ओनली मैग्नीट्यूड। चलिए, ये हो गई बेसिक चीजें अपने पास वेक्टर और स्केलर की 1D के अंदर। अब अपन बात करते हैं, यहां पे शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की, एक्चुअल स्टार्ट अब हम लोग करते हैं। तो जब मोशन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर वो पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब आप देखो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। एक पॉइंट है ए, मान लीजिए आपका घर है, दूसरा पॉइंट है बी, ये आपकी गर्लफ्रेंड का घर है, ठीक है। ए पॉइंट किसका घर है? आपका, और दूसरा किसका घर है? आपकी गर्लफ्रेंड का। तो क्या होगा, आपको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है तो आप कितने तरीके से जा सकते हो? बहुत सारे रास्ते अपनाने पड़ सकते हैं, बहुत सारे रास्ते अपनाने पड़ सकते हैं। अगर बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो? सीधा सीधा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा सकते हो, कोई बीच में मना नहीं कर रहा आपको। अब बीच में ऑब्स्टेकल आएगा तो भी तो आपको जाना है, रुकने वाला तो आप हो नहीं, मिलने जाना है तो जाना है, उसको कौन रोक सकता है? तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो? मान लीजिए इधर कुछ ऑब्स्टेकल था बीच में, आपने अपना रास्ता चेंज कर लिया, इधर से चले गए, ऐसे भी जा सकते हो। अगर मान लीजिए इधर भी कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो आप इधर से भी जा सकते हो। जहां भी पहाड़ हो, नदी हो, 7 समुद्र मिलने भी जाना हो तो भी जाना तो है। जब सीधा रास्ता अवेलेबल नहीं है, दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अब क्या करोगे आप? अब क्या करोगे? ए से बी पहुंचने के लिए आपने अलग अलग रास्ते ढूंढ लिए। इन सभी वेज के अंदर यू कवर सम लेंथ, की कि नहीं की? तो यहीं से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फर्क समझ सकते हैं कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट और कौन सा डिस्टेंस है। अगर देखें ए से बी, आप एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, जब आप शॉर्टेस्ट पाथ से मूव करते हो तो दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस, दिस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ। आप ए से बी तक पहुंच रहे हो तो उस तक पहुंचने में आपने जो तीनों रास्ते कवर किए हैं, 1, 2 और 3, ये 3 वेज जो है, all 3 ways represent some length, means these represent some distance। तो आपको A से B पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्टेंस दैट इज एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। और जो कोई भी पाथ, किसी भी पाथ के अलोंग जा रहा है, वो जो ओरिजिनल पाथ होगा, दैट इज नोन एज द डिस्टेंस। अब इन दोनों में फर्क क्या है? इसमें फिक्स डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस में कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। इट्स हैज ओनली मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है। एंड डिस्प्लेसमेंट, इट्स हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। vector quantity. So displacement is a vector quantity and distance is a scalar quantity. ठीक है।
एसआई यूनिट ऑफ दीज टू, दोनों की एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगी? तो एसआई यूनिट ऑफ वेक्टर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। एसआई यूनिट क्या है? मीटर। एंड सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, एक अलग और सिस्टम भी होता है यूनिट सिस्टम में, एफपीएस सिस्टम। एफपीएस के अंदर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, वो करते हैं फीट के अंदर। किसमें करते हैं? फीट के अंदर। तो वो तो रहने दीजिए। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने का बोले आपको, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? डायमेंशनल फॉर्मूला इसका बनेगा, डिस्टेंस है केवल एल होगा, तो m0 L1 T0। वेरी गुड। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज m0 L1 T0। ठीक बात है? तो यहां तक की चीजों में कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए कि व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ते हैं, वो क्या है? रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या रिलेशन है? कैन यू फाइंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन क्या है? तो देखो, एक्चुअली डिस्टेंस इज आल्सो ए डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट आल्सो ए डिस्टेंस, ऐसा बोल सकते हैं। तो क्या ऑल डिस्टेंस आर डिस्प्लेसमेंट? ऐसा हो सकता है क्या? ऑल डिस्टेंस आर डिस्प्लेसमेंट? नहीं, बट ऑल डिस्प्लेसमेंट आर डिस्टेंस। तो ये ध्यान रखना, पहला चीज हम क्या लिखेंगे कि ऑल डिस्प्लेसमेंट आर डिस्टेंस। सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है, ऐसा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा जो डिस्टेंस नहीं होगा। सेकेंड चीज, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमेशा क्या होगा? डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है या लेस होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमेशा क्या होगा? डिस्टेंस से कम होगा या इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो रेशियो होगा डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशियो, that is always less than equal to 1. This is very important point. Displacement upon distance that is always less than equal to 1. हमेशा क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 1 होगा। रेशियो किस किस का? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हमेशा 1 से कम होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। समझ में आ गई बात? अब अगर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट की बात, डिस्टेंस की बात। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था? वेक्टर कौन सी है, स्केलर कौन सी है, दोनों में ज्यादा छोटी कौन सी हो सकती है, बड़ी कौन सी हो सकती है, ये चीजें हमने पढ़ ली। इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं आज की क्लास में, देन वी विल एंड अवर सेशन। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, मूव इन ए सर्कुलर पाथ, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए
and at point B. And at point B, A and B are opposite end of the diameter. Opposite end of the diameter. Then find ratio of displacement to distance. What is the ratio of displacement and distance if person travel from A and at B? A से स्टार्ट करता है और B पे एंड करता है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? तो कैसे फाइंड करोगे बताओ? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा A से B तक? A से B शॉर्टेस्ट पाथ तो ये होगा डायामीटर। अगर इसकी रेडियस हम लोग R मान लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका? R प्लस R 2R. डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2R. What is the distance? Distance, that is actual path length from A to B. This is the circular arc, that means semicircle. So what is the perimeter of semicircle? 2 pi r, that is circumference of this circle, complete distance. So half of that is pi r. So pi r. Now what is the ratio? 2 upon pi will be your answer. 2 upon pi will be your answer. समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है? तो देखो, स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, दैट इज नोन एज स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस में जो चेंज होगा उसकी जो रेट होगी दैट इज नोन एज स्पीड, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज नोन एज वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होगा उसकी रेट को बोलते हैं वेलोसिटी। तो सिंपल अगर बोले कि स्पीड इक्वल टू व्हाट, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो, जैसे डिस्टेंस की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगी, इस तरह से स्पीड की भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, तो दैट मीन्स इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी चीज ध्यान दीजिए, हमने डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था, एक चीज मैं बताना भूल गया था, डिस्प्लेसमेंट में बी नेगेटिव, में बी जीरो, और में बी पॉजिटिव, बट डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो ध्यान देना इस चीज का भी कि डिस्टेंस
always greater than 0, but displacement that may be 0, कॉमा नेगेटिव, कॉमा पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। तो सिमिलरली जो स्पीड है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो स्पीड हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी? हमेशा पॉजिटिव। अगर स्पीड है तो पॉजिटिव होगी। और वेलोसिटी वो 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, मैं भी पॉजिटिव और मैं भी नेगेटिव। ठीक है। अब इसी तरह से ये चीज ध्यान में देनी है कि डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। दैट मीन्स स्पीड इज आल्सो ऑलवेज मोर देन वेलोसिटी। सो स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी। ये भी ध्यान रखना। चाहो तो आप इसे रेशियो भी निकाल सकते हो यहां से। क्या रेशियो होगा इन दोनों का? वेलोसिटी अपॉन स्पीड, वेलोसिटी अपॉन स्पीड दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। जैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस भी लेस देन इक्वल टू 1 था, तो वेलोसिटी अपॉन स्पीड भी क्या होगा? 1 होगा। अगर एग्जाम में उल्टा दे रखा हो तो ध्यान रखना, कई बार आप रट तो लेते हो कि लेस देन 1, पर वहां पे वो एग्जाम में चालाकी करता है, स्पीड को ऊपर कर देगा, वेलोसिटी को नीचे कर देगा, तो आपका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा कि स्पीड अपॉन वेलोसिटी दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, पर वेलोसिटी अपॉन स्पीड दैट इज लेस देन इक्वल टू 1। Now what is the SI unit of these two? SI unit of velocity and speed. SI unit of these two are meter per second. SI unit meter per. What is the dimensional formula? m0 L1 t minus 1. m0 L1 t minus 1. ये तो हो गया बेसिक स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है। अब हम लोगों को जो पढ़ना है, ये तो आपने 9th लेवल में पढ़ रखा है, हमें इसका आगे पढ़ना है। तो टाइप ऑफ स्पीड में बात करते हैं हम लोग। एक तो नॉर्मल स्पीड की पता चल गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरेज वेलोसिटी मीन्स, एवरेज वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है, या एवरेज स्पीड का मीनिंग क्या होता है? कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस स्पीड मीन्स स्पीड और वेलोसिटी एट गिवन पर्टिकुलर टाइम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड एस एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। total distance upon total time, and average velocity V average equal to total displacement upon total time. Total displacement upon total time, that is average velocity. यूनिट सेम रहेगी, ऐसा यूनिट जो है वो तो सेम रहेगी मीटर पर सेकंड से। एवरेज वेलोसिटी हो, एवरेज स्पीड हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, कुछ भी हो, यूनिट में फर्क नहीं पड़ा। स्पीड और वेलोसिटी आ गया मीन्स यूनिट उसकी मीटर पर सेकंड ही रहनी है। यूनिट क्या रहनी है? मीटर पर सेकंड ही रहनी है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है। अब एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस
velocity. You can say instantaneous speed, you can say instantaneous, both are similar. इसका मीनिंग क्या होता है? वेलोसिटी और स्पीड एट गिवन टाइम. जैसे आपको पूछे कि जैसे आपके सामने से कार निकली, अब उस पर्टिकुलर टाइम पे उसकी स्पीड क्या है, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड. ठीक है. अब अगर बात करें यहां पे, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एस इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ डिस्टेंस. जो डिस्टेंस होगी उसका क्या करेंगे? टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे. क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन बोलते हैं, डी बाई डी टी. या कई बार इसको ऐसे भी लिखने में ऐसे लिखते हैं कि एस इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डेल्टा टी टेंडिंग टू लिमिट जीरो, डेल्टा टी टेंडिंग टू लिमिट जीरो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. तो इसको हम लोग लिखते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी. डेल्टा टी टेंडिंग टू टाइम जीरो का मतलब क्या हुआ? बहुत ही कम टाइम इंटरवल, मीन्स एट गिवन टाइम, एट गिवन टाइम, दैट इज माइक्रो सेकेंड और मे बी लेस देन माइक्रो सेकेंड. अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की. तो v इंस्टेंटेनियस दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डी बाई डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट की कुछ इक्वेशन गिवन होगी, उसका हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. तो इसको भी कई बार ऐसे लिखने में ऐसे लिखते हैं कि v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डेल्टा टी टेंडिंग टू लिमिट जीरो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. तो हम लोग इसको भी डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं. अब देखने में देखो दोनों क्या लग रहे हैं? सिमिलर लग रहे हैं. आपको अगर बोल रखा है डिस्प्लेसमेंट, देन यू विल फाइंड वेलोसिटी. अगर इक्वेशन का बोल रखा है डिस्टेंस, देन यू विल फाइंड स्पीड. क्या फाइंड कर लोगे आप? स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ये तो होगी बेसिक फॉर्मूला. अपने पास जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चंस करने हैं इस बेस पे. इस बेस पे क्या करने हैं? क्वेश्चंस करने हैं. वो बहुत, एक क्वेश्चन आज करेंगे एवरेज वेलोसिटी का और एवरेज स्पीड का. इंस्टेंटेनियस का क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा. तो आज के सेशन का लास्ट टॉपिक जो है वो एक क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1 आज लेते हैं. An object moving in a triangular path with different velocity, moving in a triangular path with different velocity. In first path with 2 meter per second, in second with 4 meter per second, and with third path 6 meter per second. If triangle is equilateral triangle, triangle is equilateral triangle, find average speed. Find एवरेज स्पीड. आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है. और एक क्वेश्चन ये भी कराऊंगा मैं, एक क्वेश्चन होमवर्क में आपको दे रहा हूं, वो भी सुन लीजिएगा. हियर वन इज ए स्क्वायर, वन पाथ कवर बाय ऑब्जेक्ट विद द 2 मीटर पर सेकेंड, अनदर पाथ विद द 3 मीटर पर सेकेंड, अनदर विद द 4 मीटर पर सेकेंड, एंड लास्ट पाथ विद द 5 मीटर पर सेकेंड. फाइंड एवरेज स्पीड. दिस इज फॉर योर होमवर्क. This is a square. This is a square. Okay. अब ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है सामने वाला ट्राइंगल वाला, इसमें क्या है? क्या होगा इसका आंसर? तो यहां पे देखें, अगर ट्राइंगल पाथ के अंदर कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड के लिए? मुझे क्या चाहिए? एस एवरेज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, क्या होगा? अभी लिखा आया था थोड़ी देर पहले, टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो यहां पे देखें टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा? टोटल डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस मान लेते हैं ए है एक साइड ट्राइंगल की, दूसरी भी ए, तीसरी भी ए. तो क्या होगा? ए प्लस ए प्लस ए 3a. वेरी गुड. क्या होगा? 3a.
टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? हमारे पास टाइम तो गिवन नहीं है, स्पीड गिवन है अलग अलग पाथ की, तो उस स्पीड और डिस्टेंस की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? टाइम निकाल सकते हैं। इस पाथ का टाइम कितना होगा? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहाँ टाइम कितना होगा? यहाँ t1 जो होगा, लेट अपन एक बार लिखते हैं t1 प्लस t2 प्लस t3, 3 पाथ है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3a। t1 जो होगा दैट डिस्टेंस a स्पीड 2 प्लस t2 डिस्टेंस a स्पीड 4 प्लस t3 distance a speed 6. Now you have to find, what you have to find? क्या फाइंड करना है? हैं? एलसीएम लेना पड़ेगा क्या? कितना? ए कॉमन ले लो नीचे से, एलसीएम कितना आएगा? 2 4 6 का 12, तो 12 में 6 टाइम, 3 टाइम एंड 2 टाइम, ए से ए क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो एस एवरेज दैट इज इक्वल टू 12 अपॉन 11 मीटर पर सेकेंड। ये सेम कंसेप्ट आप यूज करके ये सेकेंड क्वेश्चन करना है आपको, इस सेम कंसेप्ट का यूज करना है एंड यू हैव टू डू योर होमवर्क। चलिए, तो आज के लिए इतना ही हम लोग करेंगे, वापस मिलेंगे कल 4 बजे इसी टाइम, ठीक है? तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए।